नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह ब्रह्मांड, यह पूरी कायनात एक बहुत ही विशाल, एक बहुत ही जटिल घड़ी की तरह है, जिसके सारे पुर्जे, सारे नियम पहले से ही तय हैं? और अगर यह सच है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य भी, हमारे आने वाले कल का हर एक पल पहले से ही लिखा जा चुका है और हम बस उस लिखी हुई कहानी को जी रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जो हमें डरा भी सकता है और हमें आश्चर्य से भर भी सकता है। आज हम एक ऐसे ही महान वैज्ञानिक और दार्शनिक की कहानी सुनने वाले हैं, जिसने इस घड़ी की तरह चलने वाले ब्रह्मांड के विचार को उसकी चरम सीमा तक पहुंचा दिया। एक ऐसा इंसान जिसे फ्रांस का न्यूटन कहा जाता है, जिसने अपनी गणित की ताकत से यह साबित करने की कोशिश की कि यह सौर मंडल एक अपने आप चलने वाली एक परफेक्ट मशीन है, जिसे चलाने के लिए किसी बाहरी, किसी दिव्य शक्ति की कोई जरूरत नहीं है। उनका नाम था पियरे साइमन लाप्लास। यह कहानी सिर्फ एक गणितज्ञ की नहीं है। यह कहानी है उस साहसी विचारक की, जिसने सम्राट नेपोलियन के मुंह पर यह कहने की हिम्मत की थी, महाराज, मुझे ब्रह्मांड को समझाने के लिए ईश्वर वाली परिकल्पना की कोई जरूरत नहीं पड़ी। लाप्लास का जीवन और उनके विचार हमें नियतिवाद की उस गहरी खाई के किनारे पर ले जाते हैं, जहां हमारी स्वतंत्र इच्छा एक बहुत विशाल और शायद एक बहुत ही सुंदर भ्रम लगने लगती है। क्या आप तैयार हैं उस महाबुद्धिमान दानव से मिलने के लिए, जिसकी कल्पना लाप्लास ने की थी? एक ऐसा दानव जो ब्रह्मांड के अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ एक साथ देख सकता है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, ब्रह्मांड की अधूरी पहेली, न्यूटन की दुनिया और एक छिपा हुआ डर। हमारी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस दुनिया को समझना होगा जिसमें पियरे साइमन लाप्लास का जन्म हुआ था। यह 18वीं सदी का यूरोप था, ज्ञानोदय का युग। यह एक ऐसा समय था जब तर्क, विज्ञान और इंसानी बुद्धि पर एक नया और बहुत ही गहरा विश्वास पैदा हो रहा था। और इस बौद्धिक क्रांति के सबसे महान महानायक थे सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने अपनी महान खोजों, खासकर अपने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम से दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया था। उन्होंने हमें एक ऐसा ब्रह्मांड दिया था जो रहस्यमयी और मनमौजी देवताओं की इच्छा पर नहीं, बल्कि कुछ सरल, सुरुचिपूर्ण और गणितीय रूप से सटीक नियमों पर चलता था। न्यूटन की दुनिया एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही व्यवस्थित घड़ी की तरह चलने वाली दुनिया थी। ग्रह, तारे, धूमकेतु, सब कुछ उन्हीं के नियमों का पालन करते हुए एक बहुत ही अनुमान लगाने योग्य तरीके से चल रहे थे। ऐसा लगता था मानो हमने ब्रह्मांड के सबसे विशाल रहस्य को सुलझा लिया है। हमने उस दिव्य मशीन के काम करने के तरीके को समझ लिया है। ये विज्ञान की और इंसानी तर्क की एक बहुत महत्वपूर्ण जीत थी। लेकिन इस खूबसूरत, इस परफेक्ट दिखने वाली तस्वीर में एक छोटी सी, एक बहुत ही परेशान करने वाली दरार थी। और यह दरार खुद न्यूटन को भी बहुत चिंतित करती थी। समस्या यह थी कि सौर मंडल सिर्फ सूरज और एक ग्रह से नहीं बना है। इसमें कई ग्रह हैं और हर ग्रह अपने गुरुत्वाकर्षण से दूसरे ग्रहों को कुछ कुछ खींचता है। इन छोटी छोटी खिंचावों को विचलन कहते हैं। न्यूटन को डर था कि ये छोटे छोटे विचलन कोई लाखों सालों के दौरान धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे और ग्रहों की कक्षाओं को अस्थिर कर देंगे, जिससे पूरा का पूरा सौर मंडल एक दिन अराजकता में डूब सकता है। तो इस समस्या का न्यूटन ने क्या समाधान सुझाया? एक वैज्ञानिक होने के बावजूद न्यूटन एक बहुत ही गहरे धार्मिक व्यक्ति भी थे। उनका समाधान वैज्ञानिक से ज्यादा धार्मिक था। उन्होंने यह अनुमान लगाया कि शायद समय समय पर जब यह ब्रह्मांडीय घड़ी कुछ खराब होने लगती है, तो स्वयं ईश्वर, वो महान घड़ी साज, हस्तक्षेप करता है और ग्रहों को वापस उनकी सही कक्षा में धकेल देता है, घड़ी में फिर से चाबी भर देता है। यह एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। यह हमें दिखाता है कि न्यूटन के लिए भी उनका ब्रह्मांड पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं था। उसे चालू रखने के लिए, उसे ठीक ठाक रखने के लिए अभी भी एक बाहरी, एक दिव्य मैकेनिक की जरूरत थी। यह ब्रह्मांड की पहेली का एक अधूरा समाधान था। विज्ञान ने हमें नियम तो दे दिए थे, लेकिन उन नियमों की स्थिरता की कोई गारंटी नहीं थी। और यहीं पर हमारी कहानी के नायक का प्रवेश होता है। फ्रांस में एक युवा गणितज्ञ पैदा होने वाला था, जिसकी गणितीय प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि वो न्यूटन के इस अधूरे काम को पूरा करने वाला था। वो यह साबित करने वाला था कि यह ब्रह्मांडीय घड़ी इतनी परफेक्ट है, इतनी आत्मनिर्भर है कि उसे चलाने के लिए या उसे ठीक करने के लिए
किसी भी दिव्य घड़ीसाज की कोई जरूरत नहीं है। वो गणित का इस्तेमाल करके ईश्वर को इस समीकरण से ही बाहर निकालने वाला था। उस युवक का नाम था पियरे साइमन लाप्लास। चैप्टर नंबर 2, एक गांव का युवक जिसने सितारों को छुआ। लाप्लास का उदय। पियरे साइमन लाप्लास का जन्म 1749 में फ्रांस के नॉर्मंडी क्षेत्र के एक बहुत ही साधारण से गांव में हुआ था। वे न्यूटन या डेकार्त जैसे कुलीन परिवारों से नहीं आते थे। उनके पिता शायद एक छोटे मोटे व्यापारी या किसान थे। उस समय के फ्रांस में जहां आपका जन्म और आपका परिवार ही आपकी किस्मत तय कर देता था, एक साधारण से गांव के युवक के लिए पेरिस के बौद्धिक हलकों तक पहुंचना लगभग असंभव था। लेकिन लाप्लास के पास एक ऐसी चीज थी जो किसी भी जन्म या किसी भी हैसियत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, और वो थी उनकी असाधारण, उनकी लगभग अलौकिक गणितीय प्रतिभा। बचपन से ही लाप्लास का दिमाग संख्याओं और समीकरणों की दुनिया में रमता था। उनकी याददाश्त अद्भुत थी और वे बहुत ही जटिल गणनाओं को अपने दिमाग में ही कर लेते थे। उनकी इस असाधारण प्रतिभा को उनके स्कूल के शिक्षकों ने बहुत ही जल्दी पहचान लिया और कुछ अमीर पड़ोसियों की मदद से इस गांव के युवक को अपनी किस्मत आजमाने के लिए विज्ञान और संस्कृति के उस महान केंद्र यानी पेरिस भेजा गया। जब युवा लाप्लास पेरिस पहुंचे तो उनके पास न तो कोई पैसा था और न ही कोई सिफारिश। उनके पास बस एक ही चीज थी, एक परिचय पत्र जो उन्होंने अपने समय के सबसे महान और सबसे प्रभावशाली फ्रांसीसी गणितज्ञ जीन लेरॉन डिअलेम्बर्ट के नाम लिखवाया था। लेकिन डिअलेम्बर्ट, जो हर रोज ऐसे सिफारिशी पत्रों से परेशान रहते थे, उन्होंने लाप्लास से मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन लाप्लास हार मानने वालों में से नहीं थे। वे जानते थे कि उन्हें इस महान व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर खींचना ही होगा। तब लाप्लास ने एक बहुत ही चतुर चाल चली। उन्होंने डिअलेम्बर्ट को एक और पत्र लिखा, लेकिन इस बार उस पत्र में किसी की सिफारिश नहीं थी। उस पत्र में उन्होंने मैकेनिक्स के कुछ बहुत ही गहरे और जटिल सिद्धांतों पर अपने विचार लिखे थे। जब डिअलेम्बर्ट ने वो पत्र देखा तो वे हैरान रह गए। वे उस युवा अनजान युवक की गणितीय समझ और उसकी मौलिकता से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत उसे मिलने के लिए बुलाया। कहा जाता है कि उन्होंने लाप्लास से कहा, तुमने मुझे एक बहुत अच्छा सबक सिखाया है। सिफारिशों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। तुमने अपना परिचय खुद दे दिया है। यह लाप्लास के शानदार करियर की शुरुआत थी। डिअलेम्बर्ट की मदद से उन्हें बहुत ही कम उम्र में पेरिस की प्रतिष्ठित इकोले मिलिटेयर में गणित के प्रोफेसर की नौकरी मिल गई, और यहीं से लाप्लास ने उन महान सवालों पर काम करना शुरू कर दिया जो उस समय के विज्ञान को परेशान कर रहे थे, खासकर खगोल विज्ञान और गुरुत्वाकर्षण के सवाल। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह हमें प्रतिभा और अटूट संकल्प की शक्ति के बारे में सिखाती है। यह हमें बताती है कि आप कहां से आते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि आप कहां जाना चाहते हैं। लाप्लास के पास कोई विशेष अधिकार नहीं था, लेकिन उनके पास एक असाधारण दिमाग और कभी हार न मानने वाला जज्बा था। और इन्हीं दो हथियारों के दम पर वे एक साधारण गांव के युवक से फ्रांस के सबसे सम्मानित वैज्ञानिकों में से एक बनने वाले थे। उन्होंने यह भी सीखा कि अगर आपको शक्तिशाली लोगों का ध्यान खींचना है तो आपको चापलूसी की नहीं, बल्कि अपने काम की, अपनी योग्यता की भाषा में बात करनी चाहिए। लाप्लास ने बोलना शुरू कर दिया था, गणित की उस सार्वभौमिक भाषा में, और पूरी दुनिया जल्द ही उन्हें सुनने वाली थी। चैप्टर नंबर 3, जब ब्रह्मांड ने अपने रहस्य खोले। खगोलीय यांत्रिकी का महाग्रंथ। पेरिस में अपनी जगह बनाने के बाद लाप्लास ने अपनी पूरी बौद्धिक ऊर्जा उस एक अधूरी पहेली को सुलझाने में लगा दी जिसे न्यूटन पीछे छोड़ गए थे, और वो थी सौर मंडल की स्थिरता की पहेली। जैसा कि हमने देखा, न्यूटन को यह डर था कि ग्रहों के आपसी गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले छोटे छोटे विचलन समय के साथ विकसित होते जाएंगे और पूरे सौर मंडल को नष्ट कर देंगे। ये एक बहुत विशाल और बहुत ही मुश्किल गणितीय समस्या थी जिसे खुद न्यूटन भी नहीं सुलझा पाए थे। लाप्लास ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने न्यूटन के ज्यामितीय तरीकों की बजाय कैलकुलस की नई और कहीं ज्यादा शक्तिशाली भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने दशकों तक अविश्वसनीय रूप से जटिल और थका देने वाली गणनाएं की, और अंततः वे एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही गहरे निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्होंने गणितीय रूप से यह साबित कर दिया कि न्यूटन का डर निराधार था। उन्होंने दिखाया कि ग्रहों के ये जो विचलन हैं वे समय के साथ विकसित नहीं हैं,
बल्कि वे चक्रीय हैं, यानी वे एक निश्चित सीमा तक विकसित होते हैं और फिर वापस कम होने लगते हैं, एक बहुत ही लंबी और बहुत ही धीमी लय में, एक पेंडुलम की तरह। यह एक बहुत विशाल और बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी। इसका मतलब था कि हमारा सौर मंडल अराजक और अस्थिर नहीं है। यह एक आत्मनियमन करने वाली, एक पूरी तरह से स्थिर और एक परफेक्ट मशीन है। इसे चलाने के लिए, इसे ठीक ठाक रखने के लिए किसी भी बाहरी, किसी भी दिव्य हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। न्यूटन ने जिस दिव्य घड़ीसाज को सौर मंडल की घड़ी में समय समय पर चाबी भरने के लिए बुलाया था, लाप्लास ने उसे गणितीय रूप से उस नौकरी से निकाल दिया था। लाप्लास ने अपने इस जीवन भर के काम को एक बहुत ही विशाल 5 खंडों वाले महाग्रंथ में संकलित किया, जिसका नाम था मैकेनिक सेलेस्ट, यानी खगोलीय यांत्रिकी। यह किताब 1799 से 1825 के बीच प्रकाशित हुई और यह न्यूटन की प्रिंसिपिया के बाद खगोल विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है। इसमें लाप्लास ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का इस्तेमाल करके सौर मंडल के लगभग हर एक मूवमेंट की, ग्रहों की कक्षाओं से लेकर चंद्रमा के डगमगाने और यहां तक कि ज्वार भाटे तक की सटीक गणितीय व्याख्या प्रस्तुत की। यह उस घड़ी की तरह चलने वाले ब्रह्मांड के विचार की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विजय थी। यह हमें विज्ञान की प्रगति के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। विज्ञान कैसे आगे जाता है, यह एक महान दिमाग के काम को लेकर और उसे और भी ज्यादा सटीक और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाकर आगे जाता है। लप्लास ने न्यूटन का खंडन नहीं किया, उन्होंने न्यूटन को पूरा किया। उन्होंने न्यूटन के भौतिकी के नियमों को कैलकुलस के और भी ज्यादा शक्तिशाली गणितीय औजारों से जोड़कर उन्हें एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। यह हमें एक गहरा दार्शनिक संदेश भी देता है। यह हमें एक ऐसे ब्रह्मांड की तस्वीर दिखाता है जो पूरी तरह से प्राकृतिक नियमों के अधीन है और जिसे हम इंसानी तर्क बुद्धि से पूरी तरह से समझ सकते हैं। इसमें किसी भी रहस्य, किसी भी चमत्कार या किसी भी दिव्य हस्तक्षेप के लिए कोई जगह नहीं बची थी। ब्रह्मांड एक खुली हुई किताब की तरह था जिसकी भाषा गणित थी और लाप्लास उस भाषा के सबसे महान ज्ञाता थे। लेकिन अगर ब्रह्मांड को चलाने के लिए ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर क्या ईश्वर को बनाने के लिए उसकी जरूरत थी? लाप्लास का इस सवाल पर क्या रुख था, यह दुनिया के सामने तब आया जब उनका सामना हुआ उस समय के सबसे शक्तिशाली इंसान नेपोलियन बोनापार्ट से। चैप्टर नंबर 4। महाराज, मुझे उस परिकल्पना की कोई जरूरत नहीं पड़ी। जब विज्ञान ने ईश्वर को अलविदा कहा, लाप्लास की मैकेनिक सेलेस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि थी और इसने उन्हें फ्रांस में और पूरे यूरोप में एक महान हस्ती बना दिया था। उस समय फ्रांस पर नेपोलियन बोनापार्ट का शासन था, जो खुद भी विज्ञान और गणित में बहुत गहरी रुचि रखते थे। कहानी यह है कि जब लाप्लास ने अपनी इस महान किताब की एक प्रति नेपोलियन को भेंट की, तो नेपोलियन, जो न्यूटन के धार्मिक विचारों के बारे में जानता था, ने लाप्लास से एक बहुत ही सीधा और बहुत ही चुभने वाला सवाल पूछा। उसने कहा, श्रीमान लाप्लास, न्यूटन ने अपनी किताब में ईश्वर की बात की है, लेकिन आपने ब्रह्मांड की इस इतनी विशाल किताब को लिख दिया और इसमें एक बार भी उसके निर्माता का जिक्र नहीं किया। यह एक बहुत ही सीधा और बहुत ही खतरनाक सवाल था, खासकर एक ऐसे सम्राट के सामने जिसकी शक्ति असीम थी। कोई भी और दरबारी शायद कोई गोलमोल, कोई सुरक्षित जवाब देता, लेकिन लाप्लास एक वैज्ञानिक थे और वे एक ईमानदार इंसान थे। कहा जाता है कि उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे खड़े होकर नेपोलियन को वो जवाब दिया जो विज्ञान और धर्म के रिश्ते के बारे में सबसे प्रसिद्ध और सबसे उद्धृत किए जाने वाले वाक्यों में से एक बन गया है। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे उस परिकल्पना की कोई जरूरत नहीं पड़ी। यह एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन यह एक पूरे विश्व दृष्टिकोण को, एक पूरी बौद्धिक क्रांति को अपने अंदर समेटे हुए है। इस वाक्य का अक्सर यह मतलब निकाला जाता है कि लाप्लास एक नास्तिक थे और वे ईश्वर के अस्तित्व को नकार रहे थे। हो सकता है वे व्यक्तिगत रूप से नास्तिक रहे हों, हम निश्चित रूप से नहीं जानते, लेकिन इस वाक्य का असली गहरा और ज्यादा महत्वपूर्ण मतलब कुछ और है। यह नास्तिकता का बयान उतना नहीं है जितना यह वैज्ञानिक पद्धति का बयान है। जब लाप्लास ने कहा कि उन्हें ईश्वर की परिकल्पना की जरूरत नहीं हुई, तो उनका मतलब था कि अपने सौर मंडल के काम करने के तरीके को समझाने के लिए उन्हें अपने वैज्ञानिक मॉडल में ईश्वर को एक चर के रूप में डालने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। गुरुत्वाकर्षण के नियम और गणित के समीकरण अपने आप में ही सौर मंडल की हर गति की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त थे।
ईश्वर की परिकल्पना एक अतिरिक्त, एक अनावश्यक परिकल्पना थी जो उनके मॉडल में कुछ भी नहीं जोड़ रही थी। यह ओकाम के रेजर के सिद्धांत का एक उत्तम उदाहरण है, जो कहता है कि हमें चीजों को समझाने के लिए जरूरत से ज्यादा कारणों की कल्पना नहीं करनी चाहिए। यह पद्धतिगत प्रकृतिवाद का एक बहुत ही शक्तिशाली बयान है। यह वो विचार है कि विज्ञान अपनी पद्धति के अनुसार सिर्फ प्राकृतिक कारणों की ही खोज करता है और उन्हीं से घटनाओं की व्याख्या करने की कोशिश करता है। एक वैज्ञानिक के रूप में आपका काम है यह खोजना कि चीजें कैसे काम करती हैं प्राकृतिक नियमों के अनुसार। आप अलौकिक हस्तक्षेप को एक व्याख्या के रूप में नहीं बुला सकते, क्योंकि उसे परखा नहीं जा सकता, उसे गलत साबित नहीं किया जा सकता। तो लाप्लास नेपोलियन से यह नहीं कह रहे थे कि ईश्वर मौजूद नहीं है। वे बस यह कह रहे थे कि मेरे वैज्ञानिक मॉडल को उसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने विज्ञान और धर्म के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और एक बहुत ही कठोर रेखा खींच दी थी। उन्होंने विज्ञान को धर्मशास्त्र से पूरी तरह से आजाद कर दिया था। यह एक बहुत ही साहसी और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। इसने विज्ञान को अपनी शर्तों पर, अपने तरीकों से दुनिया को समझने की पूरी आजादी दे दी। लेकिन लाप्लास के इस पूरी तरह से आत्मनिर्भर, इस पूरी तरह से नियतिवादी ब्रह्मांड ने एक बहुत ही डरावनी और बहुत ही शक्तिशाली कल्पना को जन्म दिया। एक ऐसी कल्पना जिसमें भविष्य पहले से ही लिखा जा चुका है। चैप्टर नंबर 5, जब भविष्य अतीत की तरह खुल गया। लाप्लास के दानव की कल्पना। लाप्लास ने हमें एक ऐसा ब्रह्मांड दिया था जो न्यूटन के ब्रह्मांड से भी कहीं ज्यादा नियतिवादी था। यह एक परफेक्ट, एक आत्मनिर्भर मशीन थी जो कुछ निश्चित अटल नियमों के अनुसार चल रही थी। और अगर ब्रह्मांड एक मशीन है और अगर हम उसके नियमों को जानते हैं, तो सैद्धांतिक रूप से हमें उसके भविष्य की भविष्यवाणी करने में भी सक्षम होना चाहिए। इसी विचार को उसकी चरम तार्किक सीमा तक ले जाते हुए लाप्लास ने 1814 में अपनी एक किताब में एक बहुत ही प्रसिद्ध विचार प्रयोग का वर्णन किया, जो आज उन्हीं के नाम पर लाप्लास का दानव के नाम से जाना जाता है। यह नियतिवाद के विचार का सबसे शक्तिशाली, सबसे स्पष्ट और सबसे भयावह चित्रण है। लाप्लास कहते हैं, चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं। एक ऐसी महाबुद्धि की कल्पना कीजिए, एक दानव की जो एक ही क्षण में दो चीजें जानता हो। पहली, वो ब्रह्मांड को चलाने वाले प्रकृति के सभी नियमों को जानता हो, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति के नियम आदि। और दूसरी, वो ब्रह्मांड के हर एक परमाणु की उस एक क्षण में सटीक स्थिति और सटीक संवेग को भी जानता हो। अब लाप्लास कहते हैं, ऐसी महाबुद्धि के लिए कुछ भी अनिश्चित नहीं होगा। वो अपनी गणनाओं की शक्ति से इन सभी परमाणुओं के भविष्य के पथ की और उनके अतीत के पथ की सटीक गणना कर सकता है। उसके लिए भविष्य ठीक अतीत की तरह ही उसकी आंखों के सामने मौजूद होगा। यह एक दिमाग को सुन्न कर देने वाला विचार है। सोचिए इसके बारे में। यह दानव सिर्फ ग्रहों की गति की ही नहीं, बल्कि हर एक चीज की भविष्यवाणी कर सकता है, एक तूफान के आने से लेकर एक पत्ते के गिरने तक, और हां, आपके अगले विचार की भी, क्योंकि आपका दिमाग भी तो उन्हीं परमाणुओं से बना है और वो भी उन्हीं भौतिकी के नियमों का पालन करता है। तो इस दानव के लिए आपका यह सोचना कि आप कल क्या करेंगे, यह कोई स्वतंत्र चुनाव नहीं है। यह तो बस आपके दिमाग के परमाणुओं की उस पल की स्थिति का एक अनिवार्य, एक गणना करने योग्य परिणाम है। आपकी पूरी जिंदगी, आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक, एक बहुत ही जटिल लेकिन पूरी तरह से निर्धारित एक गणितीय समीकरण की तरह है, जिसे यह दानव हल कर सकता है। यह कठोर नियतिवाद का सबसे उत्तम और सबसे डरावना बयान है। यह कहता है कि स्वतंत्र इच्छा एक भ्रम है। हम ये सोचते हैं कि हम चुन रहे हैं, लेकिन हमारे चुनाव तो उस महान ब्रह्मांडीय घड़ी की टिक टिक का ही एक हिस्सा है, जो अरबों साल पहले शुरू हुई थी। ये विचार हमारी पूरी नैतिक और सामाजिक दुनिया की नींव को ही हिला देता है। अगर हमारे चुनाव स्वतंत्र नहीं हैं, तो फिर हम अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार कैसे हैं? हम किसी अपराधी को उसके अपराध के लिए सजा कैसे दे सकते हैं, अगर उसका वो अपराध करना पहले से ही तय था? हम किसी की सफलता के लिए उसकी तारीफ कैसे कर सकते हैं, अगर उसकी सफलता भी उसकी अपनी मेहनत का नहीं, बल्कि कारण और प्रभाव की एक लंबी श्रृंखला का ही नतीजा है? लाप्लास खुद इन दार्शनिक परिणामों से बहुत ज्यादा चिंतित नहीं थे। वे एक वैज्ञानिक थे
और वे बस अपने वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण के तार्किक निष्कर्षों को ही सामने रख रहे थे। लेकिन उनके इस दानव ने दार्शनिकों और वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत विशाल चुनौती खड़ी कर दी। एक ऐसी चुनौती जिससे हम आज भी जूझ रहे हैं। ये हमें यह भी दिखाता है कि एक वैज्ञानिक विचार के दार्शनिक परिणाम कितने गहरे और कितने दूरगामी हो सकते हैं। लाप्लास का यह नियतिवादी ब्रह्मांड, यह घड़ी की तरह चलने वाली दुनिया, अगले 100 सालों तक यानी 20वीं सदी की शुरुआत तक विज्ञान का मानक मॉडल बना रहा। ऐसा लगता था मानो विज्ञान ने लगभग सब कुछ खोज लिया है कि अब बस कुछ छोटी मोटी गणनाएं ही बाकी हैं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि भौतिकी की दुनिया में एक ऐसा भूचाल आने वाला है जो लाप्लास की इस अनुमान लगाने योग्य दुनिया को और उसके इस महाबुद्धिमान दानव को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देगा। लेकिन उस भूचाल के आने से पहले लाप्लास ने हमें एक और बहुत ही शक्तिशाली औजार दिया, एक ऐसा औजार जो हमें अनिश्चितता की दुनिया में जीना सिखाता है। चैप्टर नंबर 6, जब अनिश्चितता भी गणित बन गई, संभाव्यता का सिद्धांत। यह सुनने में एक बहुत बड़ा विरोधाभास लग सकता है। एक तरफ लाप्लास हमें एक ऐसी दुनिया दे रहे हैं जो पूरी तरह से निश्चित है, और दूसरी तरफ वे इतिहास के सबसे बड़े संभाव्यता के सिद्धांतकारों में से एक माने जाते हैं, जो अनिश्चितता का ही तो गणित है। तो एक ही व्यक्ति इन दो विपरीत लगने वाली चीजों का चैंपियन कैसे हो सकता है? इस विरोधाभास को समझना हमें लाप्लास के दिमाग की गहराई और उनके दर्शन की व्यवहारिकता को समझने में मदद करता है। लाप्लास जानते थे कि उनका वो दानव सिर्फ एक काल्पनिक प्राणी है। वे जानते थे कि हम इंसान अपनी सीमित बुद्धि और सीमित जानकारी के कारण कभी भी उस दानव की तरह सब कुछ नहीं जान सकते। हम ब्रह्मांड के हर परमाणु की स्थिति को कभी नहीं माप सकते। इसलिए व्यावहारिक रूप से हमारे लिए दुनिया हमेशा अनिश्चित ही रहेगी, और इसी मानवीय अज्ञानता और अनिश्चितता से निपटने के लिए लाप्लास ने संभाव्यता के सिद्धांत को एक बहुत ही शक्तिशाली और एक बहुत ही कठोर गणितीय रूप दिया। संभाव्यता का सिद्धांत लाप्लास से पहले भी मौजूद था, लेकिन वो ज्यादातर जुए और संयोग के खेलों तक ही सीमित था। लाप्लास ने इसे वहां से उठाकर विज्ञान और यहां तक कि रोजमर्रा की जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू कर दिया। उन्होंने संभाव्यता को सामान्य ज्ञान को गणना में बदलना कहा। यह एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही गहरा विचार है। इसका मतलब है कि जब हम किसी चीज के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं होते, तो संभाव्यता का सिद्धांत हमें हमारी अज्ञानता को मापने का और फिर भी सबसे अच्छा, सबसे तार्किक फैसला लेने का एक तरीका देता है। लाप्लास ने संभाव्यता की उस शास्त्रीय परिभाषा को सूत्रबद्ध किया जिसे हम आज भी स्कूल में सीखते हैं। किसी घटना की संभाव्यता अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल संभव परिणामों की संख्या का अनुपात है। लेकिन वे इससे कहीं आगे गए। उन्होंने यह दिखाया कि कैसे हम नई जानकारी के मिलने पर अपनी संभावनाओं को अपडेट कर सकते हैं, एक ऐसा विचार जो आज बायेसियन इन्फरेंस की नींव में है। तो यह नियतिवाद के साथ कैसे फिट होता है? लाप्लास के लिए दुनिया में संयोग या यादृच्छिकता जैसी कोई चीज वस्तुनिष्ठ रूप से मौजूद नहीं है। हर चीज नियतिबद्ध है। संभाव्यता सिर्फ हमारी अज्ञानता का एक माप है। जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो हम कहते हैं कि हेड्स आने की संभावना 50% है। इसका मतलब यह नहीं है कि सिक्के का परिणाम सच में यादृच्छिक है। लाप्लास का दानव जो सिक्के के उछाल के सारे भौतिक कारकों जैसे कि बल, हवा का दबाव आदि को जानता है, वो 100% निश्चितता के साथ बता सकता है कि हेड्स आएगा या टेल्स। हम संभाव्यता का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि हम वो सारे कारक नहीं जानते। यह हमें विज्ञान की प्रकृति के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। बहुत सारे वैज्ञानिक नियम भी अंततः संभाव्य ही होते हैं। जब एक मौसम विज्ञानी कहता है कि कल बारिश होने की 70% संभावना है, तो वो यही कह रहा होता है। यह हमें सिखाता है कि अनिश्चितता की स्थिति में भी हम तर्क और गणित का इस्तेमाल करके सबसे अच्छे और सबसे सूचित फैसले ले सकते हैं। यह दर्शन हमारी अपनी जिंदगी के लिए भी बहुत उपयोगी है। हम अपनी जिंदगी के ज्यादातर फैसले अधूरी जानकारी के आधार पर ही लेते हैं। हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि एक खास करियर चुनना या एक खास व्यक्ति से शादी करना हमारे लिए अच्छा होगा या नहीं। लाप्लास का संभाव्यता का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें इस अनिश्चितता से डरना नहीं चाहिए। हमें जितनी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। हर विकल्प के फायदे और नुकसान का आकलन करना चाहिए
और फिर उस रास्ते को चुनना चाहिए जिसके सफल होने की संभावना सबसे ज्यादा हो। यह हमें भावनाओं में बहकर फैसले लेने से बचाता है और हमें एक ज्यादा तार्किक और एक ज्यादा रणनीतिक विचारक बनाता है। लप्लास ने हमें एक ऐसी दुनिया दी जो मौलिक रूप से तो निश्चित थी, लेकिन मानवीय स्तर पर अनिश्चित, और उन्होंने हमें उस अनिश्चितता से निपटने के औजार भी दिए। लेकिन वे खुद अपनी जिंदगी में, जो फ्रांस के सबसे अनिश्चित और सबसे हिंसक दौर से गुजरी, कैसे निपटे। चैप्टर नंबर 7, क्रांति का गवाह, साम्राज्य का सेवक। लाप्लास का राजनीतिक जीवन। पियरे साइमन लाप्लास सिर्फ एक शांत, अपनी स्टडी में बंद रहने वाले विद्वान नहीं थे। उनका जीवन फ्रांस के इतिहास के सबसे नाटकीय, सबसे हिंसक और सबसे उथल-पुथल भरे दौरों में से एक के साथ साथ चला, और वो था फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन का युग। और लाप्लास अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा के अलावा राजनीतिक रूप से जीवित रहने की एक अद्भुत और कुछ विवादास्पद प्रतिभा के भी धनी थे। वे एक ऐसे इंसान थे जो हर बदलते हुए शासन में न सिर्फ अपनी जान बचाने में, बल्कि अपनी स्थिति को और भी मजबूत करने में कामयाब रहे। लाप्लास ने अपने करियर की शुरुआत उस पुराने राजशाही वाले फ्रांस में की थी, और वे राजा के अधीन एक सम्मानित वैज्ञानिक बन चुके थे। लेकिन फिर 1789 में फ्रांसीसी क्रांति का तूफान आया। राजशाही को उखाड़ फेंका गया और हजारों कुलीनों और बुद्धिजीवियों को आतंक के शासन के दौरान गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। यह विज्ञान और वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही खतरनाक समय था। लाप्लास के अपने कई साथी और संरक्षक, जैसे कि महान रसायनज्ञ एंटोनी लैवोजियर, को भी मार डाला गया। लेकिन लाप्लास अपनी चतुराई और अपने शांत स्वभाव के कारण इस तूफान से भी बच निकले। उन्होंने खुद को राजनीति से दूर रखा और अपने वैज्ञानिक काम में लगे रहे। उन्होंने क्रांति के दौरान मीट्रिक सिस्टम को बनाने और उसे मानकीकृत करने जैसे महत्वपूर्ण लेकिन गैर राजनीतिक कामों में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। और फिर जब क्रांति की अराजकता के बाद एक युवा और महत्वाकांक्षी जनरल नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, तो लाप्लास ने एक बार फिर खुद को नई व्यवस्था के अनुकूल ढाल लिया। नेपोलियन, जैसा कि हमने देखा, विज्ञान का बहुत महान प्रशंसक था और वो लाप्लास की प्रतिभा का बहुत सम्मान करता था। उसने लाप्लास को अपने साम्राज्य में बहुत ही ऊंचे और महत्वपूर्ण पद दिए। उसने लाप्लास को सीनेट का सदस्य बनाया और यहां तक कि कुछ समय के लिए उसे अपना आंतरिक मंत्री भी नियुक्त किया। हालांकि यह नियुक्ति एक विफलता साबित हुई। नेपोलियन ने बाद में मजाक में लिखा कि लाप्लास एक प्रथम श्रेणी के गणितज्ञ तो थे, लेकिन एक बहुत ही खराब प्रशासक थे जो अनंत की भावना को प्रशासन में भी ले आते थे। लेकिन नेपोलियन के अधीन लाप्लास का सम्मान और उनकी शक्ति अपने चरम पर पहुंची। नेपोलियन ने उन्हें साम्राज्य का काउंट बनाया। लाप्लास ने भी बदले में अपनी मैकेनिक सेलेस्ट की पहली 2 जिल्दें विजेता बोनापार्ट को समर्पित की। और फिर जब 1814-15 में नेपोलियन का पतन हो गया और फ्रांस में फिर से राजशाही वापस आ गई, तो लाप्लास ने क्या किया? उन्होंने एक बार फिर पाला बदल लिया। उन्होंने तुरंत नए राजा लुई 18वें के प्रति अपनी वफादारी की घोषणा कर दी, और राजा ने भी उनकी महान वैज्ञानिक प्रतिष्ठा को देखते हुए उन्हें माफ कर दिया और उन्हें और भी बड़ा सम्मान दिया। उन्हें मार्क्विस बना दिया। लाप्लास के इस राजनीतिक जीवन को हम कैसे देखें? उनके आलोचक उन्हें एक अवसरवादी के रूप में देखते हैं, एक ऐसा इंसान जिसके कोई राजनीतिक सिद्धांत नहीं थे और जो हमेशा सत्ता के साथ रहता था। यह आलोचना कुछ हद तक सही भी हो सकती है, लेकिन इसका एक ज्यादा उदारवादी दृष्टिकोण भी है। शायद लाप्लास ये मानते थे कि उनका असली और सबसे महत्वपूर्ण काम है विज्ञान, और उस काम को जारी रखने के लिए उन्हें किसी भी तरह के राजनीतिक तूफान से बचना ही होगा। शायद वे मानते थे कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन विज्ञान के शाश्वत सत्य हमेशा बने रहते हैं। उनका राजनीतिक लचीलापन उनके वैज्ञानिक मिशन को बचाने का एक तरीका था। यह हमें आज की दुनिया में बुद्धिजीवियों और सत्ता के बीच के जटिल रिश्ते के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। क्या एक वैज्ञानिक या एक कलाकार को राजनीति से पूरी तरह से दूर रहना चाहिए, या उसका यह कर्तव्य है कि वो सत्ता से सच बोले, भले ही उसका अंजाम कुछ भी हो? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और लाप्लास का जीवन इसी दुविधा का एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। लेकिन लाप्लास के इस नियतिवादी ब्रह्मांड की नींव में एक बहुत विशाल दरार पड़ने वाली थी।
चैप्टर नंबर 8, जब घड़ी की टिक टिक बंद हो गई। क्वांटम मैकेनिक्स की चुनौती। पियरे साइमन लाप्लास ने 19वीं सदी की शुरुआत में जो भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान का ढांचा खड़ा किया, वो इतना ज्यादा सफल, इतना ज्यादा शक्तिशाली और इतना ज्यादा व्यापक था कि लगभग 100 सालों तक ज्यादातर भौतिक विज्ञानियों को यह लगने लगा था कि अब भौतिकी में कुछ भी नया खोजने के लिए बचा ही नहीं है। ब्रह्मांड एक पूरी तरह से समझी जा चुकी, एक पूरी तरह से नियतिवादी मशीन थी। लाप्लास का दानव सैद्धांतिक रूप से राज कर रहा था। लेकिन 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ ऐसे प्रयोगों के नतीजे सामने आने लगे जो इस खूबसूरत, साफ सुथरी तस्वीर में बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहे थे। ये वो छोटे छोटे, परेशान करने वाले बादल थे जो एक बहुत विशाल तूफान की भविष्यवाणी कर रहे थे। ये तूफान था क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म। जब वैज्ञानिकों ने बहुत ही छोटे स्तर पर, यानी परमाणुओं और उपपरमाणविक कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन की दुनिया में झांकना शुरू किया, तो उन्होंने पाया कि यह दुनिया न्यूटन और लाप्लास के नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं करती। 1927 में जर्मन भौतिक विज्ञानी वर्नर हाइजेनबर्ग ने अपने प्रसिद्ध अनिश्चितता के सिद्धांत को पेश किया, जिसने इस नींव पर ही एक हथौड़ा मार दिया। हाइजेनबर्ग ने दिखाया कि हम कभी भी किसी भी हालत में एक ही समय में एक कण की सटीक स्थिति और सटीक संवेग को जान ही नहीं सकते। आप जितनी ज्यादा सटीकता से उसकी स्थिति को मापने की कोशिश करेंगे, उतनी ही ज्यादा आप उसके संवेग के बारे में अनिश्चित हो जाएंगे। और इसके विपरीत, यह सिर्फ हमारे मापने वाले उपकरणों की कोई सीमा नहीं थी, ये उस दुनिया का ही एक मौलिक गुण था। इसका मतलब था कि लाप्लास के दानव की जो पहली और सबसे बुनियादी शर्त थी, यानी हर कण की सटीक स्थिति और संवेग को जानना, वो सैद्धांतिक रूप से ही असंभव थी। लाप्लास का दानव कभी पैदा ही नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति खुद ही उसे वो जानकारी देने से इनकार करती है जिसकी उसे जरूरत है। क्वांटम मैकेनिक्स ने एक और भी ज्यादा कट्टरपंथी विचार पेश किया। उसने कहा कि उपपरमाण्विक दुनिया मौलिक रूप से नियतिवादी नहीं, बल्कि संभाव्य है। हम यह कभी भी निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि एक रेडियोधर्मी परमाणु अगले सेकंड में क्षय होगा या नहीं। हम सिर्फ उसकी संभावना बता सकते हैं। ऐसा लगता था मानो प्रकृति अपने सबसे बुनियादी स्तर पर सच में पासा फेंक रही हो, ठीक वही बात जिसका आइंस्टाइन ने विरोध किया था। तो क्या इसका मतलब यह है कि क्वांटम मैकेनिक्स ने नियतिवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है और हमारी स्वतंत्र इच्छा को बचा लिया है? यह इतना सरल नहीं है। यह आज भी दर्शन और भौतिकी में एक बहुत बड़ी बहस का विषय है। कुछ दार्शनिक तर्क देते हैं कि हाँ, अगर ब्रह्मांड मौलिक रूप से नियतिवादी नहीं है, तो कठोर नियतिवाद का तर्क अपने आप गिर जाता है और यह हमारी स्वतंत्र इच्छा के लिए एक जगह बना देता है। लेकिन दूसरे दार्शनिक कहते हैं कि क्वांटम की यह यादृच्छिकता हमारी मदद कैसे करती है। अगर मेरे फैसले मेरे चरित्र और मेरी इच्छाओं का एक निर्धारित परिणाम नहीं है, बल्कि वे मेरे दिमाग में हुई एक यादृच्छिक क्वांटम घटना का परिणाम है, तो वे मेरे स्वतंत्र फैसले कैसे हुए? वे तो बस आकस्मिक घटनाएं लगती हैं, जिनके लिए मैं जिम्मेदार भी नहीं हूं। यह बहस बहुत ही जटिल है और इसका कोई सर्वसम्मत समाधान नहीं है। लेकिन यह हमें यह जरूर दिखाता है कि लाप्लास का वो घड़ी की तरह चलने वाला ब्रह्मांड अब चला गया है। वास्तविकता हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब और कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। लाप्लास ने हमें नियतिवाद के विचार का सबसे स्पष्ट और सबसे शक्तिशाली रूप दिया, और फिर विज्ञान ने ही हमें उस विचार की सीमाओं को भी दिखाया। यह विज्ञान की आत्म सुधार करने की अद्भुत क्षमता का ही एक प्रमाण है। लेकिन लाप्लास की एक और विरासत है। चैप्टर नंबर 9, एक राजनीतिक गिरगिट, लाप्लास की सर्वाइवल स्किल्स। पियरे साइमन लाप्लास जितने महान वैज्ञानिक थे, उतने ही महान वे एक राजनीतिक उत्तरजीवी भी थे। उनका जीवन फ्रांस के सबसे अशांत दौर से गुजरा, जिसमें राजशाही का पतन, फ्रांसीसी क्रांति का आतंक, नेपोलियन का उदय और पतन, और फिर से राजशाही की वापसी शामिल थी। यह एक ऐसा समय था जब गलत पक्ष में होना आपकी जान ले सकता था। लेकिन लाप्लास न केवल इन सभी तूफानों से सुरक्षित बच निकले, बल्कि वे हर शासन में फले फूले और भी ज्यादा शक्तिशाली और सम्मानित होते गए। उनकी यह राजनीतिक यात्रा उनकी वैज्ञानिक यात्रा जितनी ही दिलचस्प, लेकिन कुछ ज्यादा विवादास्पद है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पुराने राजतंत्र के तहत की और खुद को एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में स्थापित किया। जब 1787 में क्रांति हुई और राजशाही को उखाड़ फेंका गया,
तो लाप्लास ने नई क्रांतिकारी सरकार के साथ सहयोग किया। उन्होंने क्रांति के कई व्यावहारिक वैज्ञानिक प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जैसे कि नई मीट्रिक प्रणाली का विकास। जब क्रांति अपने सबसे हिंसक दौर यानी आतंक के शासन में पहुंची और उनके कई साथी वैज्ञानिकों को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, तब भी लाप्लास अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, शायद अपनी लो प्रोफाइल रखकर और खुद को उपयोगी साबित करके। फिर जब नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता संभाली, तो लाप्लास तुरंत उनके प्रबल समर्थक बन गए। नेपोलियन विज्ञान की बहुत कद्र करता था और उसने लाप्लास को खूब सम्मान और ऊंचे पद दिए, जिसमें सीनेटर और यहां तक कि कुछ समय के लिए आंतरिक मंत्री का पद भी शामिल था। लाप्लास ने भी बदले में अपनी महान रचना मैकेनिक सेलेस्ट नेपोलियन को समर्पित की। वे नेपोलियन के साम्राज्य के एक स्तंभ बन गए थे। और फिर जब 1815 में वाटरलू के युद्ध के बाद नेपोलियन का पतन हो गया और फ्रांस में फिर से बोरबॉन राजशाही की वापसी हुई, तो लाप्लास ने अविश्वसनीय फुर्ती के साथ एक बार फिर अपनी वफादारी बदल दी। उन्होंने नए राजा लुई 18वें का स्वागत किया और उनकी सेवा में लग गए। राजा ने भी उनके पिछले रिकॉर्ड को नजरअंदाज करते हुए उनकी महान वैज्ञानिक प्रतिष्ठा के कारण उन्हें मार्क्विस की उपाधि से सम्मानित किया। तो हम लाप्लास के इस गिरगिट जैसे राजनीतिक व्यवहार को कैसे समझें? उनके आलोचक उन्हें एक सिद्धांतहीन अवसरवादी के रूप में देखते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सत्ता के साथ रहता था, चाहे वो किसी की भी हो। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनमें राजनीतिक सिद्धांतों की बहुत गहरी अटूटता नहीं थी, लेकिन इसका एक और शायद कुछ ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण भी हो सकता है। शायद लाप्लास राजनीति को एक गंदे और खतरनाक खेल के रूप में देखते थे और उनका एकमात्र लक्ष्य था इस खेल से बचकर अपने असली जुनून यानी विज्ञान के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाए रखना। शायद वे मानते थे कि उनका असली कर्तव्य किसी राजा या किसी क्रांति के प्रति नहीं, बल्कि सत्य और ज्ञान के प्रति है। और उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए उन्हें हर हाल में जीवित रहना और काम करते रहना जरूरी था। उनकी राजनीतिक लचीलापन उनकी वैज्ञानिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का एक साधन था। यह हमें आज भी वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों की सामाजिक और राजनीतिक भूमिका के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या एक विद्वान को हाथीदांत की मीनार में बैठकर राजनीति की गंदगी से दूर रहना चाहिए, या उसका यह कर्तव्य है कि वो अपने समय के राजनीतिक संघर्षों में भाग ले और सही के लिए आवाज उठाए? लाप्लास ने स्पष्ट रूप से पहला रास्ता चुना। आप इस चुनाव से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन यह उनकी अपनी सर्वाइवल की रणनीति थी। लेकिन उनकी असली रणनीति तो विज्ञान के क्षेत्र में थी और उनकी विरासत राजनीतिक नहीं बल्कि बौद्धिक है। चैप्टर नंबर 10, लाप्लास की परछाई, एक महान विरासत और एक स्थायी चुनौती। अब हम पियरे साइमन लाप्लास के जीवन और उनके काम की इस व्यापक यात्रा के अंत पर हैं। हमने उन्हें एक गांव के युवक से दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक बनते हुए देखा। हमने देखा कि कैसे उन्होंने न्यूटन के अधूरे काम को पूरा किया और हमें एक आत्मनिर्भर, एक घड़ी की तरह चलने वाले ब्रह्मांड की तस्वीर दी। और हमने उनकी उस दानव की कल्पना का भी सामना किया जिसने हमारी स्वतंत्र इच्छा के विचार को ही एक गहरे संकट में डाल दिया। तो अंत में लाप्लास की विरासत क्या है? हम उन्हें आज कैसे याद करें? उनकी पहली और सबसे निर्विवाद विरासत है उनका एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री के रूप में योगदान। उनकी मैकेनिक सेलेस्ट 19वीं सदी के खगोल विज्ञान का सबसे विशाल ग्रंथ था। उन्होंने गणित को भौतिकी की समस्याओं पर लागू करने के लिए कई नई और शक्तिशाली तकनीकें विकसित की और संभाव्यता के सिद्धांत को एक कठोर और व्यवस्थित रूप देकर उन्होंने न केवल सांख्यिकी के आधुनिक विज्ञान की नींव रखी, बल्कि उन्होंने हमें अनिश्चितता के साथ तार्किक रूप से निपटने का एक तरीका भी दिया। कोई भी वैज्ञानिक इतिहास लाप्लास के नाम के बिना अधूरा है, लेकिन हमारी इस ऑडियो बुक के लिए उनकी दूसरी दार्शनिक विरासत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लाप्लास नियतिवाद के विचार के सबसे बड़े और सबसे स्पष्ट प्रतीक हैं। उनके दानव की कल्पना नियतिवाद की उस पूरी दार्शनिक स्थिति का एक उत्तम और अविस्मरणीय सारांश है। उन्होंने हमें एक बहुत ही स्पष्ट और एक बहुत ही असहज करने वाला विकल्प दिया। या तो आप विज्ञान की कारण और प्रभाव की श्रृंखला में विश्वास करें, या फिर आप अपनी पारंपरिक स्वतंत्र इच्छा में। ऐसा लगता था कि आप दोनों में एक साथ विश्वास नहीं कर सकते। 20वीं सदी की क्वांटम भौतिकी ने लाप्लास के इस कठोर, घड़ी की तरह चलने वाले ब्रह्मांड को तो चुनौती दी है, लेकिन उसने नियतिवाद की समस्या को खत्म नहीं किया है।
जैसा कि हमने देखा, क्वांटम की यादृच्छिकता भी हमें सच्ची स्वतंत्रता देती हुई नहीं लगती। लाप्लास का दानव भले ही मर गया हो, लेकिन उसका भूत यानी नियतिवाद का सवाल आज भी दर्शन और विज्ञान की दुनिया में भटक रहा है। लाप्लास ने उस सवाल को इतनी स्पष्टता और इतनी ताकत के साथ हमारे सामने रखा कि हम उसे अब नजरअंदाज नहीं कर सकते। और अंत में उनकी विरासत है एक नए तरह के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। उनका नेपोलियन को दिया गया वो जवाब, मुझे उस परिकल्पना की कोई जरूरत नहीं हुई। वैज्ञानिक पद्धति के एक नए, एक ज्यादा आत्मविश्वासी और एक पूरी तरह से प्रकृतिवादी चरण की घोषणा थी। उन्होंने विज्ञान को धर्मशास्त्र की बैसाखियों से पूरी तरह से आजाद कर दिया। उन्होंने यह स्थापित किया कि विज्ञान का काम है प्राकृतिक दुनिया को प्राकृतिक नियमों के माध्यम से ही समझाना। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो आज भी वैज्ञानिक अभ्यास का आधार है। पियरे साइमन लाप्लास एक जटिल व्यक्ति थे। वे एक असाधारण जीनियस थे और शायद एक राजनीतिक अवसरवादी भी। लेकिन उनका काम इंसानी तर्क की शक्ति में और इस ब्रह्मांड की अंतर्निहित तार्किकता में एक गहरे और अटूट विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने हमें ब्रह्मांड की एक ऐसी तस्वीर दी जो जितनी सुंदर थी उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी। एक ऐसी तस्वीर जिसने हमें हमारी अपनी जगह, हमारी अपनी स्वतंत्रता और हमारी अपनी जिम्मेदारी के बारे में बहुत ही गहरे सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। और शायद यही एक महान विचारक की सबसे मुख्य पहचान होती है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक जीवनी के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे विज्ञान और गणित की शक्ति हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को समझने में मदद कर सकती है, और कैसे वही ज्ञान हमारी अपनी पहचान के बारे में बहुत ही चुनौतीपूर्ण सवाल भी खड़े कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे नियतिवाद और स्वतंत्र इच्छा के बीच के तनाव को समझें, कैसे विज्ञान की शक्ति और उसकी सीमाओं को पहचानें, और कैसे अनिश्चितता की दुनिया में भी तर्क और संभाव्यता का इस्तेमाल करके बेहतर फैसले लें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर अपनी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करके इस जटिल दुनिया को समझने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।